भाजपा को भारी चंदा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इसी वजह से मोदी सरकार ने एविएशन सेक्टर में इंडिगो को वर्चुअल मोनोपोली यानी एकाधिकार दी है। इसका खामियाजा देश के नागरिक भुगत रहे हैं। कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता शशिकांत सेंथिल ने बताया है कि चुनावी बॉन्ड की खरीद में के रिकॉर्ड बताते हैं कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब ने करीब 36 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और वहीं इसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने भी लगभग 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सेंथिल का दावा है कि इनमें से ज्यादातर बॉन्ड भाजपा ने भुनाए। आइए जरा सेंथिल को सुन लेते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुन लीजिए। मतलब यही है कि किस ढंग से यहां इंडिगो से आप अगर पैसे लेते हैं तो इंडिगो की मनमानी चलेगी और आप सुनते रहिए, सहते रहिए। इंडिगो के हिसाब से यानी एक एयरलाइन की मोनोपोली के हिसाब से आप अपने नियम और कायदे बनाते और बदलते रहिए। यही चल रहा है। सुनिए जरा यहां सेंथिल को। So I really want to first make this point. This is a complete breakdown of the regulatory mechanism and complete irresponsibility by the government and DGCA to implement its own norms. So the crisis is not a natural breakdown, it is a fallout of the government, and the major reason which we have to understand is also how did this airline become the monopoly player in this system. They are around 60 to 65, they control around 60 to 65% of the market. Now, we have been always saying, the Congress party has always been saying, the idea of the current government to push for monopolies, to support monopolies or duopoly players is a disaster in waiting for this country. Because India is not a country which can bear these monopoly meltdowns or crisis or whatever you call. And we have been completely pointing out at this industry especially that it's not only in this airline, even in the airports, there is a monopoly being created for Adani. Now, the country is yet to see all a meltdown on those areas. So, the party also wants to highlight this continuous trend from this government to break market freedom and market equity and to push for some monopoly players just because they have been friends with them in some way or the other. Now, for example, if you take this group, especially Indigo, and there has been very clear reports, we have seen when the electoral bonds issue came and when there was a disclosure on what electoral bonds were bought by who, there was an Interglobe group which bought around 36 crore electoral bonds. And from this Interglobe group, the promoter of Indigo, Mr. Rahul Bhatia, has bought around 20 crore of electoral bonds. And this 20 crore of... तो सुन लिया आपने, राहुल भाटिया ने 20 करोड़ और इंटरग्लोब जो कंपनी है इंडिगो की, उसने खरीदे 36 करोड़ रुपए और इसमें से मैक्सिमम पार्ट बीजेपी ने भुनाए हैं, यानी बीजेपी के खाते में गए हैं। अब इस आरोप का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने सबसे पहले मोनोपोली के आरोप सरकार पर लगाए थे और आज नहीं बल्कि 2 साल पहले। उसके बाद लगातार राहुल गांधी इस मसले पे बात कर रहे हैं, मोनोपोली और डुओपोली की बात कर रहे हैं, जिस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया है, एविएशन मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जनता से जुड़ा हुआ मामला है और इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सरकार उड्डयन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कहां क्या काम कर रही है वो तो जनता देख रही है। कमाल करती है दोस्तों बीजेपी। उसे राहुल गांधी के आरोपों पर ऐतराज है, लेकिन राहुल गांधी भी तो जनता की तकलीफ देखकर ही सवाल कर रहे हैं। क्या अब बीजेपी के लिए विपक्ष का सवाल करना भी राजनीति है? और अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बीजेपी काम कर रही है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए बीजेपी काम कर रही है, तो वो जमीन पर नजर क्यों नहीं आता है? जमीन पर तो यह नजर आ रहा है कि कैसे आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले प्राइवेट एविएशन जो कंपनियां थी वो कितनी थी आप याद कीजिए। गो एयर, किंगफिशर और बहुत सारी जेट एयरवेज, उसके बाद आप ये इंडिगो भी उसी जमाने में। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसियां थी, अलग अलग एविएशन कंपनियां थी जो धीरे धीरे खत्म हो गई। एयर एशिया यहीं पर थी, स्पाइस जेट, ऐसे बहुत। कहां हैं वो? अब तो सिर्फ 2 हैं, एक इंडिगो और दूसरी एयर इंडिया जो टाटा के पास है।
60 to 65% शेयर इसी मार्केट का इंडिगो के पास और 30 से 36% शेयर इसी मार्केट का टाटा के पास यानी एयर इंडिया के पास। तो हो गया 60 और 36 96%, 4% बाकियों के पास। चलिए जैसी मर्जी वैसे चल रहा है। कुछ भक्तगण हैं उनको मजा आ रहा है, कह रहे हैं इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। अगर सरकार की नीयत समाधान निकालने की होती तो पिछले 6 दिनों से यही तमाशा न चल रहा होता। वैसे मोदी सरकार के काम का तरीका यही है दोस्तों, लोग परेशान होते रहते हैं और वो इधर उधर की बातों में उसे उलझाए रखती है। अभी फ्लाइट्स नहीं चल रही है, ट्रेनों में मारामारी है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हो रहा, रुपए की हालत में सुधार नहीं है। आप देख लीजिए 90 के पार रुपया है। लापरवाही के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अकाल मौत मर रहे हैं। गोवा में कल रात को क्या हुआ आपने देख लिया, 25 लोगों की जान चली गई। गोवा में सरकार किसकी है? अगर किसी और की सरकार होती तो अब तक अफरा तफरी का आलम रहता, तो तमाम टेलीविजन चैनल्स उसी के बारे में खबर दिखाते रहते। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपने कितनी खबरें देख ली गोवा में जो हुआ है। लेकिन सरकार इस समय पाकिस्तान के सामने खुद को मजबूत दिखाकर घमंड कर रही है। यहां की जब बात हो सीधे पाकिस्तान की बात करो, और वो भी मामला वहां से भी मामला ना समझे तो नेहरू पे चले आओ। लेकिन पाकिस्तान के सामने खुद को मजबूत दिखाकर घमंड आखिर क्यों दिखा रहे हैं? क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? दरअसल आज ही देश के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के कार्यक्रम में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना अभी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने संयम और धीरज दिखाया। किसने रोका था? आपके टेलीविजन चैनल्स ने तो कह दिया था कि लाहौर इस्लामाबाद सब हम जीत चुके हैं, सुबह चाय पिएंगे लाहौर में और नाश्ता करेंगे इस्लामाबाद में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सेनाओं ने आतंकियों के साथ क्या किया, यह कह रहे हैं राजनाथ सिंह। बहुत अच्छी बात है, हम चाहते तो हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेना ने न सिर्फ बहादुरी दिखाई बल्कि संयम भी बरता। उन्होंने सिर्फ उतने ही हमले किए जितना जरूरी था। बहुत अच्छी बात है, जान माल की क्षति नहीं हुई, आपने इसका ख्याल रखा, हमारी सेना ने ख्याल रखा, सल्यूट है हमारी सेना को। लेकिन राजनाथ सिंह जी, बात यह है कि यहां जो लोग परेशान हो रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, जो लोग परेशान हो रहे हैं अभी कुछ दिन पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में जब छठ का समय था, उनके लिए तो आपने ट्रेनें नहीं चलवाई, लेकिन वोट देने के लिए आपने 6-6 गाड़ियां चलवा दी स्पेशल। राजनाथ सिंह को सुनिए, सुनिए राजनाथ सिंह को। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरियाज के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता दी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरियाज के नागरिकों। तो सुन लिया आपने यहां पर जो कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। बिहार चुनाव तो निपट चुका है, फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र छेड़ने का मतलब फिर से जनता का ध्यान भटकाना है। क्लियर है यहां पे। रहा सवाल संयम का, तो मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो यकीन के साथ कह सकती है कि 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद उनके परिजनों को उसने इंसाफ दिला दिया ऑपरेशन सिंदूर से? अगर नहीं तो फिर इस संयम को बरतने की राजनीति क्या है? क्या ट्रंप के दबाव में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका था? क्योंकि अब तक ट्रंप यही दावा कर रहे हैं, एक नहीं बल्कि 56 बार। 56 इंच सीने की बात करते थे नरेंद्र मोदी, और 56 बार वो कह चुके हैं उधर डोनाल्ड ट्रंप कि मेरे कारण इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसे रोका गया, और मैंने फोन किया नरेंद्र मोदी को। बहरहाल अभी मोदी की जगह राजनाथ सिंह ने जुमलेबाजी का विभाग संभाल लिया है, ऐसा लगता है। अभी कुछ दिन पहले सरदार पटेल और नेहरू के बारे में राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद को जनता के धन से नेहरू बनाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उन्हें रोक दिया। इस झूठ पर
कांग्रेस ने सबूत मांगे थे तो राजनाथ सिंह की जगह सुधांशु त्रिवेदी आ गए। सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर कहा था कि राजनाथ सिंह ने जो कहा उसका स्रोत सरदार पटेल की अंदरूनी कहानी मणिबेन पटेल की डायरी है। मणिबेन पटेल एक्चुअली सरदार पटेल की बेटी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इस किताब के पृष्ठ संख्या पेज नंबर 24 पर लिखा है कि नेहरू ने भी बाबरी मस्जिद का सवाल उठाया था, लेकिन अब बीजेपी के इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, आप 24 नंबर पेज बता दिए, सब कुछ ले आए। जयराम रमेश ने दावा किया है कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए झूठ फैला रहे हैं। जयराम रमेश ने एक पुस्तक का हवाला दिया है। पुस्तक के प्रासंगिक पृष्ठों के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए, पहले उस स्क्रीनशॉट को ले आइए, उस किताब के साझा करते हुए एक्स पर चलिए क्या लिखा है ये आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लिश में है, हिंदी में यहां पर ये किताब का ये जो देख रहे हैं आप, उसी किताब का, ये चूंकि ये किताब गुजराती में है, उसी किताब के इस पेज को यहां रखते हुए जयराम रमेश लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी 2025 द्वारा प्रकाशित सीए आर.एस. पटेल की किताब, सीए हैं आर.एस. पटेल की किताब पुस्तक समर्पित पदछायो सरदारनों समर्पित पदछायो सरदारनों में पृष्ठ संख्या 212-213 पर गुजराती में मणिबेन पटेल की मूल डायरी प्रविष्टि यहां दी गई है। अभी जो आप देख रहे थे उसको ले आइए जरा, उस किताब के उस मूल, ये जो किताब है समर्पित पदछायो सरदारनों, ये जो किताब है इसके 212 नंबर 213 नंबर में ये उनकी ही ये उनके उससे लिखा हुआ गुजराती में मणिबेन की मूल डायरी की को यहां लिया गया है, मेन जो डायरी है, और उसमें जो कहा गया, जो कुछ कहा गया है, जो राजनाथ सिंह और उनके साथी प्रचारित कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये वो बात नहीं है जो राजनाथ सिंह कह रहे थे, वो नहीं है। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में झूठ फैलाने के लिए उन्हें, यानी राजनाथ सिंह को, उनकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। खैर, बीजेपी दोस्तों, आप जानते हैं बीजेपी तो झूठ फैलाने पर माफी मांगने अगर बैठ जाए तो उसे न जाने कितने साल इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि नेहरू जी या उनके परिवार या कांग्रेस या संविधान या इतिहास, इन सब को लेकर कहे गए झूठों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, और हर दिन इसमें इजाफा होता ही जा रहा है। तो आप कितने दिन तक इस झूठ पे माफी मांगेंगे? लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, यह भी कहा जाता है, और वो एक ना एक दिन धराशायी हो ही जाता है। यही हो रहा है, सामने प्रमाण है, सामने प्रमाण है। बहुत कुछ है दोस्तों आज इस चर्चा में, बहुत कुछ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सवाल ये कि क्या अब बीजेपी के धराशायी होने यानी पस्त होने के दिन आ गए हैं? क्योंकि अब जनता ही नाराज दिखने लगी है। विपक्ष खोल रहा है पोल अलग अलग ढंग से, और इन सब के बीच कैसे पस्त हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, पस्त हो रही है मोदी जी की सरकार। यहां पर ये जो गुजराती में उसका हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। यहां कह रही हैं, लिख रही हैं, मैं तो मानता था, यह लिखा हुआ है यहां पर, मुझे पता था कि सोमनाथ लेने से पहले उन्होंने जूनागढ़ लिया था। सरदार पटेल की बात यहां लिखी जा रही है। मुझे पता था सोमनाथ लेने से पहले उन्होंने जूनागढ़ लिया था, फिर उन्होंने जूनागढ़ सरकार से जमीन ली और एक ट्रस्ट बनाकर 30 लाख रुपए जमा किए। मैंने मुंशी और पंडित जी को पत्र लिखा, पंडित जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पत्र लिखा कि सरकार इस पर पैसा खर्च न करे, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। मैंने मुंशी जी को पत्र लिखकर कहा कि अगर वे इसे लिखेंगे तो ये एक ट्रस्ट होगा जिसके अध्यक्ष जज साहब होंगे और आप सदस्य होंगे, और वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे। तब वे चुप रहे, लेकिन ये सवाल मथुरा, बनारस और कलकत्ता में उठाया गया। ये बात यहाँ लिखी जा रही है जो यहाँ है, और इसके आगे भी है, ये 2 पन्नों में है पूरा का पूरा एक संदर्भ, एक छोटा सा एक हिस्सा आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसको यहाँ पर लाकर जयराम रमेश ने रखा है। लेकिन बात यहाँ ये है कि आखिर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, झूठ आखिर इस वक्त क्यों? आप कभी पाकिस्तान, कभी आप जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने लगते हैं, नेहरू, गांधी, पाकिस्तान, इन सब से बाहर निकलते ही नहीं हैं, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सिंध कब्जे में कर लेंगे और पीओ के कब्जे में कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कब्जे में कर लीजिए, लेकिन ये दुनिया कब्जों से नहीं चलती है। लगभग 100 साल हो जाएंगे अब 2033 में हिटलर के
हिटलर के शासन की शुरुआत 1933 में हुई थी जर्मनी में। 1933 से 1945 का दौर सबने देखा है। उस दौर में जीने वाले लोग अगर नहीं देखा है तो हम आप जैसे लोग जो उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, कम से कम हम लोगों ने पढ़ी हैं किताबें, तो उस दौर को जानते हैं। 100 साल हो जाएंगे, लेकिन 100 साल बाद भी क्या हम उसी दौर में जी रहे हैं? यहां तो यही दिखाई देता है। जब सड़कों पे, जब बाजारों में, जब रेलों में यानी ट्रेनों में, आप जब बसों में या हवाई जहाज में कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर सरकार कर क्या रही है? जब आप सवाल करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेगी। आखिर क्यों? जब आप सवाल करेंगे तब वो नेहरू को लेके आ जाएगी। आखिर क्यों? चलिए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ, प्रफुल्ल कोलखन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जयशंकर जी हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी का नाम ठीक कर लीजिए, और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। रविवार का दिन है, ठंड कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो ठंड के साथ साथ आप सांस जो ले रहे हैं उसमें भी आपको अलग तरह की खुशबू नज़र आती होगी। खुशबू ही बोलूँगा क्योंकि रहते रहते वही बदबू भी खुशबू में तब्दील करना ही पड़ता है, जी रहे हैं। और इन सब के बीच गर्मा गर्म खबरें हैं, उन खबरों में आते हैं, गर्माहट थोड़ा और घोलने की कोशिश करते हैं। प्रेम कुमार जी, आप तो इधर उधर नहीं जा रहे थे पिछले दिनों, आपकी फ्लाइट तो कैंसिल नहीं हुई? अनम्यूट कर लीजिए प्रेम कुमार जी। जी 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 ठीक है। यहीं दिल्ली में हूँ, कहीं आना जाना नहीं। मैं तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आगमन पर जो वेलकम हुआ है फ्लाइट्स के जरिए, आसमानी जो बारिश हुई है एक तरह से फूलों की, वही है, उसी को देख रहा था। पूरा देश देख रहा था, दुनिया देख रहा था कि एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन आए थे, दुनिया की महाशक्ति, और दूसरी तरफ उनके रहते हुए इस देश में जो इंडिगो फ्लाइट्स के जरिए जो कुछ हुआ वो सब देखा, सबने देखा। मुझे तो लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, अब बात शुरू हो गई है राजीव जी, मैंने अपनी बात शुरू कर दी है। जी जी प्लीज प्लीज। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो कई लोगों को ये था कि नमस्ते ट्रंप को डिस्टर्ब करने के लिए दिल्ली दंगा की साजिश रची गई। भाई अभी भी गिरफ्तार लोगों का ट्रायल तक नहीं हुआ है, जेल में हैं युवा लोग। लेकिन इस बार तो समझ में नहीं आ रहा ये साजिश किसने की। भाई कौन है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में ये साजिश कर रहा था? न कोई अरेस्टिंग है, न कोई एफआईआर है, न कोई दोषी है, न कोई जिम्मेदार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के समय तो सब कुछ हुआ और आज तक वो अदालत भी नहीं तय कर पाई है हुआ क्या। तो ये सबके सामने है। और आप सही कह रहे हैं कि भाई मीडिया तो इस रूप में चीजों को दिखाती रही है कि इस बार हालांकि ये नजर आया, लोग बता रहे हैं कि लोग परेशान हैं, मीडिया ये बोलते हुए नजर आई, लेकिन सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं है। वो गलती तो उन सुरक्षा बलों की है जो वहां तैनात जो लोग हैं, उनसे झगड़ते लोग हैं, वहां लोग शांति नहीं रख पा रहे, उनकी गलती है। गलती तो उन लोगों की है जो परेशान हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये सब हुआ क्यों, कैसे हुआ? भाई राहुल गांधी तो बहुत पहले आर्टिकल लिख के समझा गए थे ये देश मोनोपोली से चल रहा है, और मोनोपोली से चल रहा है ऐसा। और मैं उद्योग का, उद्योगपतियों का विरोधी नहीं हूं, मैं बस मोनोपोली का विरोधी हूं। यही राहुल गांधी कहते रहे। मोनोपोली का विरोधी क्यों हूं, ये उत्तर जो है वक्त ने दे दिया है। राहुल गांधी के विरोध का उत्तर वक्त ने दिया है, मोदी सरकार ने दे दिया है कि देखो इसलिए मोनोपोली का विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो यही एविएशन सरकार के भी पास हुआ करता था। लोग कहते थे कि प्राइवेट को दे दीजिए ना, इस सरकारी लोग लापरवाह होते हैं, कामचोर होते हैं, यही कहते थे ना। और अब देखिए प्राइवेट के हाथ में तो पूरा ये एविएशन दे दिया गया है। लेकिन ये कैसी लापरवाही, किसकी कामचोरी, वो पायलट्स अपने हुनर को लेके घर में बैठे हुए,
उनको ड्यूटी नहीं दी जा रही है, कर्मचारी घर में बैठा दिए गए, ड्यूटी नहीं दी जा रही है, और जो काम चोर है वो नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये जो मोनोपोली में है, काम चोर लोग नजर नहीं आते, और जब सब पब्लिक सेक्टर में होता है तो काम चोर लोग को आप ढूंढ निकालते हैं। तो वास्तव में काम चोर और काम चोरी, इसको भी समझने की जरूरत है। ये वक्त ने भी लोगों को समझाया है। अब थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते रहे, बताते रहे, सुनते रहे, लेकिन अब प्रैक्टिकली इसी कैपिटलिज्म ने, इसी मोनोपोलिज्म ने बता दिया है कि एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के अंजाम आम जनता को ही भुगतने पड़ते हैं। बहुत बात की जाती है, ये सारे कैपिटलिस्ट लोग बात करते हैं, जब सोशलिस्ट स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, तो बोलते क्या है कि भाई स्वतंत्र स्पर्धा होनी चाहिए, ये सब्सिडी क्यों दी जाती है, ये संरक्षण क्यों दिया जाता है, स्वतंत्र स्पर्धा छोड़ दी। क्या एविएशन में स्वतंत्र स्पर्धा बची है? अगर स्वतंत्र स्पर्धा बची होती तो आज ये दिन देखने होते। मोनोपोलिज्म स्वतंत्र स्पर्धा की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्राइवेटाइजेशन स्वतंत्र स्पर्धा की सबसे बड़ी दुश्मन है। सरकार कुछ किसी सेक्टर में कुछ इसलिए संरक्षण दे देती है कि मल्टीनेशनल जायंट से अपने देश के उद्योगों को बचाया जा सके, और ऐसा दुनिया के हर देश करते हैं। लेकिन हमारे देश में तथाकथित अर्थशास्त्री और विद्वान इसको संरक्षणवाद बताते हैं, इसको नेहरूवाद बता करके विरोध करते हैं। अरे नेहरूवाद को अगर मान रहे होते हैं तो आज ये दिन देखने न पड़ते राजीव जी, ये दिन देखने न पड़ते। भाई राजीव गांधी के समय में भी ये बाजार खुला, नरसिम्हा राव के समय में भी खुला, मनमोहन सिंह के भी समय में खुला, आलोचनाएं वहां भी हैं। लेकिन इस कदर ये मोनोपोलिज्म आएगा, इस तरह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी जाएगी, वो भी जनता के कथित सहयोग से, जनता का कथित समर्थन लेके। जनता आपको कुर्सी पर बिठाती है, ये एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के लिए नहीं, कुछ उद्योगपतियों के लिए फायदे के लिए आपको शक्ति नहीं दी गई है, आपको जनता के काम करने के लिए शक्ति दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, अर्थनीति को जन विरोधी बता करके कुछ लोगों के लिए परोस दिया गया है, और जनता भुगतती है तो भुगते, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई इस पर ये जवाबदेही नहीं। ये आज का सच है राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आज का सच है। प्रशांत जी, जरा आपके सामने, आपके पास भी आना चाहता हूं। और बहुत अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो एविएशन सेक्टर का मुद्दा हो, और उसमें भी मंत्री महोदय जो हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो भाषण होते हैं वो अभी HT हिंदुस्तान टाइम्स के समिट में भी उन्होंने हिंदू रेट ग्रोथ की बात की है, इकोनॉमी के उस पर बात करते हुए। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी या उनके रक्षा मंत्री वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। अभी सुना आप लोगों ने, वो क्या वो राजनीति नहीं है? कह रहा था मैं कि बिहार का चुनाव तो हो गया और अगले चुनाव में अभी कुछ वक्त है, तो फिर अभी कश्मीर की, पाकिस्तान की बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि चलो अभी जो अफरा तफरी का माहौल है, लोग ये ना पूछें कि गोवा में आपकी सरकार है और क्या आपने देखा, क्या किया कि 25 लोगों की रात को कल जान चली गई, ये सवाल ना करे। सवाल ये ना करे कि 90 रुपए से ऊपर डॉलर की कीमत कैसे हो गई। सवाल ये ना करे कि कैसे लोग एयरपोर्ट पे, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में, क्योंकि इस इंडिगो एयरलाइंस के जो ऑपरेशंस हैं दुनिया के दूसरे देशों में भी हैं, वहां कैसे इनके टेबल पे लोग चढ़ चढ़ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे नारे लगा रहे हैं अंदर जाकर। इन सब पे सवाल नहीं होना चाहिए, यही माना जाए। देखिए राजीव जी, पहले तो जरा मोदी जी का जनरल नॉलेज ठीक कर लिया जाए जी। ये हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? ये हिंदू ग्रोथ रेट किसने दिया? ये किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। ये हिंदू ग्रोथ रेट का टर्म 3.5-4% की ग्रोथ को प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया था। अब प्रोफेसर राज कृष्णा कौन थे? प्रोफेसर राज कृष्णा को जनता पार्टी सरकार ने 78 और 80 के बीच में प्लानिंग कमीशन का मेंबर बनाया था। ये हिंदू ग्रोथ रेट टर्म उन्होंने 1978 में दिया था,
जब वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, उनको प्लानिंग कमीशन का मेंबर जिस सरकार ने बनाया था उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी मंत्री थे, कैबिनेट में थे। तो इसका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो हिंदू ग्रोथ रेट कांग्रेस की सरकारों की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक बयान आया था। अब जरा बात करते हैं जो इंडिगो का हो रहा है मामला। लेकिन मैं सोच रहा था राजीव जी कि ये कैसे हुआ कि एक इंडिगो, एक एयरलाइंस कंपनी को मार्केट की 65% मार्केट शेयर उसका मोनोपोली है लगभग, और वो सरकार को ब्लैकमेल कर रही है, हजारों लाखों यात्रियों को भीड़ में एयरपोर्ट पे जमा करके, और सरकार ब्लैकमेल हो भी गई। सरकार जो योजना 2024 जनवरी में लाई थी, वो योजना उसने लागू नहीं की और बच गई। तो ये कैसे हुआ? तो अब मामला सामने आया कि वो चंदा दो धंधा दो वाले सिस्टम में थे। चंदा दो धंधा करो, बिल्कुल। तो चंदा उन्होंने दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसको बीजेपी ने उठाया और आंखें बंद कर ली। आप सोचिए कि कोई छोटी सी स्कीम भी सरकार अगर लाती है, मान लीजिए कि हेलमेट या सीट बेल्ट को लगाने का एक कानून आता है, तो पुलिस वाले खड़े होते हैं चेक करने के लिए कि भाई हेलमेट पहना कि नहीं पहना। जनवरी 2024 में आप एक स्कीम ले आए, तो ये मंत्रालय और डीजीसीए क्या कर रहा था कि कितना पालन हुआ कितना नहीं हुआ, कोई उसकी मॉनिटरिंग, कोई उसको नोटिस, कोई शो कॉज, कुछ नहीं है। और अचानक एयरपोर्ट पे केओस हो जाता है, और उसको कॉस्ट कटिंग करनी थी। जाहिर सी बात है कि पायलट को अगर 36 घंटे की जगह 48 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, तो पायलट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पायलट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो खर्चा आएगा। उस खर्चे से बचने के लिए उसने सरकार को ब्लैकमेल किया, और सरकार ब्लैकमेल हो गई। ये चंदा दो धंधा करो का सिस्टम है जो इस देश में चल रहा था। और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं, उसमें एक और सेक्टर है। अभी हर सेक्टर में आप देखिए, मोबाइल टेलीफोनी में क्या हो रहा है, जियो और एयरटेल की मोनोपोली है 75% मार्केट में। 75% हिंदुस्तानी के पास जो मोबाइल फोन है वो या जियो का है या एयरटेल का है। सारे प्लेयर धीमे धीमे करके गायब हो गए। ऐसे एयरलाइंस में हुआ कि सारे प्लेयर धीमे धीमे करके गायब हो गए। स्पाइस जेट बहुत छोटी हो गई, गो बंद हो गई, तमाम और कंपनियां बंद हो गई, विजय माल्या तो भागी गए। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को सरकार ने बंद किया। और पब्लिक सेक्टर की अगर एयरलाइंस सरकार के पास होती तो हवाई जहाज लीज में लेकर ये ट्रैफिक को क्लियर करते। लेकिन सरकार केवल और केवल तमाशा देख सकती है, और हर जगह ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी आप गोवा की बात कर रहे थे, 25 लोगों की जान चली गई। कोई मुझे बताए कि भाई एक बड़े रेस्टोरेंट का किचन बेसमेंट में कैसे चल रहा था, उसको फायर सेफ्टी कैसे थी। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि बेसमेंट में भागने की, इमरजेंसी में भागने के इस रास्ते कम होंगे, बेसमेंट है, उसमें हवा का वो कम होगा, आवागमन, बेसमेंट है, वेंटिलेशन नहीं होगा, आग लगेगी तो फंस जाएंगे लोग। और आप देखिए कि ज्यादातर लोग जो मरे हैं वो जल के नहीं मरे हैं, वो सफोकेशन से मरे हैं। तो ये जो चंदा और धंधा का जो सिस्टम है ना, ये अब लोगों की जान ले रहा है। ये लोगों को परेशान कर रहा है कि जो कितने लोग होंगे जो अपने परिवारों की इमरजेंसी में गए होंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कितने लोग होंगे जो अपने एग्जाम देने जा रहे होंगे, जिनका एग्जाम छूट गया होगा। एक फ्लाइट, कभी कभी एक यात्रा आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। कि किसी नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हो, आप नहीं पहुंच पाए और आपके हाथ से वो मौका निकल गया, उसके बाद वो लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित करता है वो हादसा।
तो चंदा और धंधा जो है वो किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है, और ये तमाम सेक्टर है। मीडिया का जिक्र लीजिए, मीडिया में भी यही है, दो लोग हैं। इस तरीके से एनडीटीवी को बेचने लायक बनाया गया और बिकवा दिया गया अडानी जी को। ये और इसी वजह से मीडिया की मोनोपोली है, और मीडिया में ये हाल है। तो ये डुओपोली जो है, दो की सरकार, दो की पार्टी, दो एयरलाइंस, दो मोबाइल कंपनियां, ये जो दो का जो चल रहा है मामला इस देश में, ये अब लोगों की जानें ले रहा है। ये लोगों का जीवन जो है प्रभावित कर रहा है, और ये जनता को भी सोचना है। और राजनाथ सिंह अचानक सुर्खियों में क्यों है, उसके पीछे की राजनीति क्या है, अगली बार आऊंगा तो बात करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उस पर बात करना ज़रूरी भी है। लेकिन ज़रा चलते हैं उधर, कलकत्ता चलते हैं प्रफुल्ल जी के पास। और प्रफुल्ल जी, आज तो भागवत गीता का पाठ हो रहा था, और धीरेन्द्र शास्त्री ही नाम है ना, वो एक बाबा है मध्य प्रदेश वाला, वो भी थे वहाँ। लेकिन बाबरी मस्जिद, गीता का पाठ, मतलब चुनाव है, हलचल है, मतलब चुनाव है, चुनाव आ गया है, ये माना जाए पश्चिम बंगाल में। और इसीलिए इधर पाकिस्तान का जिक्र भी आ रहा है, ये माना जाए। फिर अगर राजनाथ बाबू की बात करें तो राजनाथ सिंह की, ये इसीलिए शायद उनको अब ऑपरेशन सिंदूर भी नजर आने लगा है। जल्दी जल्दी चुनाव बनाना है, ये माना जाए। लेकिन जल्दी चुनाव बनाना है तो फिर ये लोग जो परेशान हो रहे हैं, और सिर्फ एविएशन सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बात अगर आप ट्रेन की करें तो वहां भी वही हाल है। अभी कुछ दिनों में देखिए फॉग के कारण क्या हालत होगी। तो ओवरऑल जो अभी हम जो सिनेरियो देख रहे हैं, जो परिदृश्य हमारे सामने है, उस पर आपकी टिप्पणी। नमस्कार सभी को। देखिए सर, आसमान तो खाली करवा लिया गया, क्योंकि हाथ में गीता था, गीता लेके तो पुतिन चले गए, अब पाठ बच गया यहाँ। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को ये खंगाल रहे हैं। बिहार विजय तो इन्होंने कर लिया, एसआईआर का मामला है, और यहाँ की राजनीति इस बार थोड़ी जटिल होती जा रही है। पिछली बार तो 27% वोट शेयर के उछाल के साथ ही 38 पर आ गए थे। इस बार नया पेंच लगाया है। ये जो हुमायूं कबीर नाम के जो उनके नेता हैं, तृणमूल के नेता थे, असल में ये ग्लोबल लीडर हैं और कई जगह पर हैं। कांग्रेस में भी थे, भाजपा में भी थे, तृणमूल में भी थे, घूमते रहते हैं। तो ये वहाँ थे, और यहाँ अभी इनका एमआईएम से भी बात, एआईएमआईएम से भी बात हो गई, ओवैसी साहब से भी बात हो गई है, ऐसा वो कहते हुए सुने गए। अब यहाँ उन्होंने कार सेवा शुरू कर दी है बाबरी मस्जिद की। मुस्लिम धर्मगुरु बता रहे हैं उनको कि देखिए, आप मस्जिद बनाना है बनाइए, किसने रोका है, और मुर्शिदाबाद में जरूरी बनाइए, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाइएगा, उसकी रेप्लिका बनाइएगा। नकल की अनुमति तो इस्लाम में वैसे भी नहीं है, क्योंकि वहां अभिनय भी हराम है। तो नकल न कीजिए, आप असली कोई मस्जिद बनाइए। लेकिन इनका मामला है ये कि ये राजनीति के मामले को गरमाना चाहते हैं। अब गरमाना चाहते हैं तो इन्होंने उसका दे दिया, अब इस पर चल रहे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ेंगे, और तृणमूल से भी लड़ेंगे, और साथ में एमआईएम रहेंगे। तो अब कुछ लोग हैं, पहले आपके यहाँ शायद हम लोग ने यहाँ पर इस चैनल पर ही बात की थी कि बंगाल की राजनीति में जो अल्पसंख्यक वोट है, उसमें जो बिहारी तबका है, जो बिहारी खित्ता है, यानी हिंदी भाषी खित्ता है या गैर बंगाली खित्ता, जो भी कहें, वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है अटूट रूप से। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो बंगाली मुसलमान हैं, और उनके साथ थोड़ी सी दुविधा कभी कभार इधर उधर उत्पन्न हो जाती है, और इनके उसको लेकर के हमेशा खेल होता रहता है, चाहे वो मतुआ समाज हो, चाहे वो सदुकुल्ला हो, ये इस तरह के कई नेता लोग हैं। अब इस बात को देखिए, मैंने तो ये कहा था 3-4 दिन पहले, या उससे पहले से 1-2 बार मैंने कहीं चर्चा की है। अब आज मैं सुन रहा था कि ये बोल रहे थे हुमायूं कबीर हकीम बाबी के बारे में,
जो यहाँ मंत्री भी हैं, फरहाद हकीम नाम है उनका, खिदीपुर के हैं, तो वो उनके बारे में कह रहे थे कि वो तो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है उसका पता नहीं है। तो एकदम ये जो शैली है, ये मतलब डिठट भारतीय जनता पार्टी की शैली है, क्योंकि हिंदुओं के हिंदू होने पर उन्हें शक होता है। तो ये जो है उसके वह होने पर शक होना, ये भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है। और आज ये इसका इस्तेमाल कर रहे थे कि फरहाद हकीम जो है वो ये है, क्या उसको बोलते हैं, मुसलमान है कि नहीं है, क्या है पता नहीं। तो ये अस्थिरता करना चाहते हैं ऐसे वातावरण में, जबकि बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। आप जानते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के इतिहास के बारे में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। घुसपैठिए की बातें लगातार कर चुके हैं, और घुसपैठिए अब यहाँ इन्हें राष्ट्रवादी दिख रहे हैं। राष्ट्रवादी जो दिख रहे हैं उसके पीछे का एक कारण यह भी है कि जो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, उन लगता है कि उसको ये अपने पाले में खींच सकते हैं, क्योंकि बांग्ला भाषी मुसलमान और हिंदी भाषी मुसलमान में जो एक तरह का रिफ्ट, एक तरह का राइवलरी जो है सत्ता को लेकर के, उसमें इन्हें लगता है कि इसको हम करेंगे। और उत्तर बंगाल की राजनीति पर इनका असर हो रहा है। तो अब इधर मस्जिद बनेगी और इधर गीता पाठ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, खास करके कलकत्ता में तो धार्मिक आयोजन होते ही रहते हैं, ये इनकी धारणा है। वामपंथ के जमाने में तो और बेसी होते थे। यहाँ एक बालक ब्रह्मचारी थे, जो इतिहास नहीं जानते हैं उनको पता करना चाहिए कि बालक ब्रह्मचारी का क्या यहाँ पर रुतबा हुआ करता था। यहाँ सोदपुर में एक जगह है, उनके देहांत के बाद कई महीनों तक, 1-1.5 महीना तक उनकी लाश को हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया कि बाबा फिर से जिंदा हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवाद के नेता मंत्री थे, खेल मंत्री थे सुभाष चक्रवर्ती, और वो भी खामोश थे, उनका इलाका भी पड़ता था। तो हालांकि मंत्री से तो पूरा बंगाल उनका इलाका था। तो उनकी बहन ने कहा था कि हम तो इनके भक्त हैं ही, बाबा के भक्त हैं ही, बालक ब्रह्मचारी के। और मुझे जहां तक मालूम है सुभाष भी इनका भक्त है। जय मां तारा, सुभाष बाबू ने कहा था, सुभाष चक्रवर्ती। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर लोग काफी धार्मिक रहे हैं। धार्मिक होना और बात है, और सांप्रदायिक होना और बात है। संप्रदायवाद के जितने घाव को पश्चिम बंगाल ने झेला है, देश के कम राज्यों ने झेला है, सिर्फ पंजाब के सामने यहाँ के लोग थोड़ा सिर झुकाते हैं कि उसने भी संप्रदायवाद को झेला है। लेकिन बंगाल का विभाजन एक बार हुआ। बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत की राजधानी बना। बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा, यहाँ से राजधानी छीन के फिर कलकत्ता से चला गया वहाँ दिल्ली, या आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ होते हुए ये यहाँ, लेकिन यहाँ से तो छीन ही गया था पश्चिम बंगाल। उन्होंने 1905 में इसको बांटा, 1911 में यूनिफिकेशन हुआ, फिर बांटा। फिर जब उत्तर पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ चला गया, फिर वहां से वो टूट कर आज बांग्लादेश बने। तो जातीयता एक है, और उनको सांप्रदायिकता के घाव का बहुत ही गहरा अनुभव है, बहुत ही गहरा दर्द है इनके पास। यहाँ सांप्रदायिकता का खेल उस ढंग से नहीं चल सकता है, नहीं चलेगा। और इस बात को ये महसूस करें, और जिस दंगे को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वह नहीं होगा। आज जिस वंदे मातरम को लेकर के कल बहस होगी, उसकी सरजमीन पश्चिम बंगाल है। उसकी सरजमीन यही लिखा गया था, वह उपन्यास और वह गीत लिखा गया था 1896 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, शायद उनके निधन के बाद, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंकिम चंद्र जी के निधन के बाद। उस गीत और उपन्यास दोनों में बहुत अंतर है। उस गीत का वह उपन्यास जिस रास्ते पर ले जाता है, ठीक उसका इस्तेमाल करते हुए, उस गीत का इस्तेमाल करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन, अपने को उस उपन्यास से अलग करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ जाता है। इसीलिए उस गीत पर जो कल बहस होगी तो देखिए क्या क्या कहेंगे। उस गीत में जो दुर्गा से की गई जिस पंक्ति को हटाया गया था, उसमें तुई दुर्गा का जो मामला है वो तो अपनी जगह है ही। असल बात यह है कि उस गीत में एक पंक्ति है, कमला कमल दल बिहारिणी जी। जो कमला कमल दल बिहारिणी जो इनका तो चुनाव चिन्ह है, इनको लगता है कि गीत में अगर ये होता कितना अच्छा होता, हमारे चुनाव चिन्ह का वर्णन होता, राष्ट्रवाद से जुड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद की जो जन्मी है, जो राष्ट्रवाद का यहाँ जन्म हुआ है, वह राष्ट्रवाद ही आधुनिक राष्ट्रवाद है, वो पुराना राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। और इसलिए यहाँ ये कर रहे हैं, गीता पाठ करें, उधर मुस्लिम समुदाय के लोग ये कर रहे हैं, कार सेवा की तरह कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में एक तनाव तो निश्चित रूप से व्यापेगा। और मैं फिर कहूँ कि राजनीतिक मजबूरी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जरूरत, और भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक जरूरत
दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, तौल रहे हैं, भांप रहे हैं। इसलिए विपक्ष जिसे हम कहते हैं मोनोलिथिक नहीं है, इसलिए विपक्ष की राजनीति को भी बहुत सावधान होकर के अपना काम करना होगा। ट्रेन में कई बार होता है, ट्रेन में जब हम आते हैं सर, तो कई लोग, कई सौ लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम अकेले ही आए हैं, अकेले आए हैं दिल्ली से कलकत्ता। तो कई बार ऐसा कहते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन एक ट्रेन की तरह है, इस पर सवार तो सभी हैं, लेकिन सभी अकेले अकेले हैं, और उनमें एक कार्यकारी संबंध बार बार विकसित होता है, विघटित होता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। उस राजनीति का इस्तेमाल हम फिर देखेंगे सर। जी जी, पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं रहने वाला है, ये आप भी जानते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अपना अलग चुनाव लड़ेंगी, और वाम दल भी इस कोशिश में है कि वो अलग लड़ें, और कांग्रेस पार्टी भी इस कोशिश में है कि वो अलग लड़े। और यही हाल उधर है, केरल में है। सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ये साथ में रहेंगे, डीएमके के साथ रहेंगे, पुदुचेरी तमिलनाडु में, और असम में फिर ये अलग अलग, या हो सकता है असम में ममता दीदी के साथ जाएं तो बेहतर होगा। अब देखते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो इंडिया गठबंधन नहीं है। जी, कुछ जोड़ रहे हैं आप? फिर आता हूं जयशंकर जी के पास। जी जयशंकर सर से आप बात करने से मैं बात। जी जी, ठीक है जयशंकर जी, लेकिन सवाल यहाँ दूसरा, एक दूसरा सवाल लेके आना चाहता हूँ आपके सामने। राहुल गांधी पे बात करना चाहता हूँ आपसे, और इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे हम। अमलेंदु जी के पास भी आएंगे उस मसले पे। राहुल गांधी धीरे धीरे, कल कोई शायद प्रशांत जी ही कह रहे थे या कोई और कह रहा था कि राहुल गांधी धीरे धीरे देश के सबसे बड़े ज्योतिषी बनने जा रहे हैं। ज्योतिषी इसलिए कह रहा हूँ कल कहा जा रहा था क्योंकि राहुल गांधी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सही हो जा रही है। आप देखिए, अभी उन्होंने ये मोनोपोली की बात अभी हो रही थी ना, अभी प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे, प्रशांत जी भी कह रहे थे, मोनोपोली की बात, डुओपोली की बात, और वही तो चल रहा है। जहां जहां जिस जिस बारे में जो जो कहा, और हार थक के नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को वो बातें माननी पड़ती हैं। बिहार चुनाव को ले लीजिए ना, सबसे पहले घोषणा पत्र लेके आए, इंडिया गठबंधन लेके आया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में जो लिखा उससे थोड़ा ज्यादा दे दिए। रिश्वत देनी थी 10,000 रुपए पहले ही दे दिए, चुनाव जीतना है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। विपक्ष में एक ज्योतिषी बैठा हुआ है, वो बातें कर रहा है, और हम धीरे धीरे उसमें हम अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। नहीं करते हैं तो गालियां सुनते हैं। तो क्या है, यहां पर गालियां देने वाला कौन? विपक्षी है, बाकी तो अंधभक्त है। विपक्ष छोटा सा कुनबा है, अंधभक्त का बड़ा कुनबा हो चुका है। इसलिए जरा इस पे बात होनी चाहिए कि आखिर सरकार, और उसमें भी बहुत, जैसे अभी प्रशांत जी बता रहे थे HT समिट में मोदी जी के जो सुवचन हैं उसकी बात, या राजनाथ सिंह की बात अभी हम दोबारा करेंगे, उनकी बात, इन सब बातों को जरा कनेक्ट कीजिए तो यहां समझ में आता है साफ साफ कि बहुत दूर, बहुत गहराई में पैर जो है दलदल में बहुत धंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी के, लेकिन फिर भी लोग हैं कि धक्का मारे जा रहे हैं। क्या कारण है? तो एक तो यही है कि उन्होंने अंधभक्तों की बहुत बड़ी जमात पैदा की है, जो कुछ भी मोदी जी अगर कुछ झूठ बोल रहे हैं तो भी उसको कहेगा कि नहीं नहीं बहुत सही बोल रहे हैं। हर चीज में उनका मतलब उनका समर्थन करना ही करना है, वो उनकी एक बन गई है। दूसरा यह है कि देखिए, अपोजिशन में राहुल गांधी आज तक जो कुछ भी कहते आ रहे हैं वही आगे चल के सही होता रहा है, एकदम सही बात है। लेकिन मुश्किल है कि वो एक ऐसी सेना के सेनापति हैं जिसके पास उस ढंग से लोग नहीं हैं जो आगे बढ़कर के लड़ करके उनकी बात का समर्थन करें। राहुल गांधी लगातार अकेले पड़ जाते हैं, जब वो बात करते हैं तो फिर बात सही हो जाती है, लेकिन उनके पीछे की जो फौज है वो लोग उसको लेकर के टेकअप नहीं कर पाते हैं। जैसे बिहार का ही मामला था, अभी तक न तो कोई सुप्रीम कोर्ट गया है, न कोई पटेल चौक पे धरना प्रदर्शन हुआ है। जिस ढंग की अराजकता हुई है बिहार के विधानसभा के चुनाव में, जिस ढंग का पक्षपात हुआ है बिहार के विधानसभा के चुनाव में, जिस ढंग से चुनाव आयोग ने सारे नियम कानूनों को धता बता दिया, रेलगाड़ियों में भरकर मतदाता गए वहां वोट डाले, आचार संहिता लागू होने के बाद 10,000 रुपए की रकम पहुंचाई जाती रही। अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है,
जहां तक मुझे मालूम है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी रुक जाता है, उस ढंग से उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये तो ऑनगोइंग कुछ था नहीं, ये आपने घोषणा की थी जीविका दीदियों को देने के लिए, आपने रिश्वत देनी शुरू कर दी थी, तो इस पर कुछ भी हुआ नहीं। और न तो कोई इसके खिलाफ अदालत में गया, अदालत में पता नहीं अदालत में सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपने आप को सर्वोपरि बना चुका है, उस पर तो कोई नियम कानून और अदालत का मतलब ही नहीं रह जाता है। लेकिन विपक्ष अगर एकजुट होकर के सड़क पर आता, पटेल चौक पे चुनाव आयोग का घेराव करता, जंतर मंतर पे घेराव करता, हालांकि इसमें भी देखिए ना, विपक्ष तो लड़ने के बजाय अब तो ये हो रहा है कि कांग्रेस अलग हो जाएगी तो आरजेडी अलग हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये हार गया, तो इसकी वजह से ये हार गया। अब इस तरह की बातें हो रही हैं। अभी उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है कि साहब ये तो लाइफ केयर पे है, इंडिया अलायंस जो है, अब कुछ दिनों बाद वो आईसीयू में चला जाएगा। तो इंडिया अलायंस के गठबंधन के घटक दल जो हैं आपस में एक तो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अब उनको कौन एकजुट करेगा, कौन लीड करेगा, ये तो अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। और इस तरह का हाल रहेगा तो एक एक करके लोग छिटकते चले जाएंगे। मुझे डर लग रहा है इस बात का। बंगाल में भी है, देखिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लगातार कोशिश रही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, तनाव बढ़ाया जाए, दंगे हों, ताकि हिंदुओं को पोलराइज करा जाए। इस बार उनके काम में दूसरे पक्ष ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। भाई जिस तरह बिहार में वो कामयाब हुए हैं, सीमांचल के इलाकों में एआईएमएम के लोगों को जिस तरह से वोट मिला है, अब तो भाजपा आराम से कह पाएगी ना कि देखो ये वो मुस्लिम कट्टरपंथ की बात करने वाले हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। अब सेकुलर का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया वहां पे। बंगाल में भी उसी तरह की कोशिश, ये हमारा अपना, मुझे जहां तक लगता है कि जो हुमायूं कबीर जो कुछ भी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की स्क्रिप्ट को ही वो पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा है, ताकि इसके बहाने, भाई बिल्कुल सही कह रहे थे हमारे मित्र कि भाई आप मस्जिद बनाइए, वहाँ जो उलेमा भी कह रहे हैं कि मस्जिद बनाइए, मस्जिद कहीं भी बनाइए, जगह जमीन आप ले लीजिए, खरीदिए, बनाइए, अपने चंदा चुटकी या पैसे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस नाम पे इतना बड़ा विवाद हुआ है, भाई आप में अगर हिम्मत होती तो आप कहते कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अयोध्या में राम मंदिर से कुछ दूरी पर जो बाबरी मस्जिद बनेगी, आज तक तो उसका कुछ हुआ ही नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ा मामला, तो आप जाते वहां लड़ते, कहते कि भाई यहाँ बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। तो आप बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि सीधे सीधे हिंदू कट्टरपंथ को उकसा रहे हैं। एक तरह का नया जो शिगुफा शुरू हुआ है। अब इसमें ममता बनर्जी चूंकि बहुत सुलझी हुई राजनेता हैं, वो जानती हैं, बंगाल के नस नस को समझती हैं, अच्छी तरह से समझती हैं, और वो कैसे निपटती हैं इस संकट से। उनको पार्टी से तो निकाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद तो फाउंडेशन तो रख दिया गया, नींव तो रख दी गई मस्जिद की वहाँ पे, और बहुत बड़ी जमात भी वहाँ खड़ी हो गई, बहुत बड़ी भीड़ भी हो गई। वो कौन लोग थे, जो बंगाली मुस्लिम थे या बिहारी मुस्लिम थे, देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन मत भूलिए कि इसी बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। फजलुल हक साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वही फजलुल हक साहब जिन्होंने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास किया था। उस सरकार में हिंदू महासभा उस समय की के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वित्त मंत्री थे, बाद में वही जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष हुए थे। तो इन लोगों का तो एक नाता है, किसी न किसी लेवल पे एक नाता तो है। अब वो कौन सा नाता क्या आगे बढ़ रहा है, इतने सालों में, इतना वर्षों में क्या हुआ है उसमें, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन बंगाल को एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंका जाए, ताकि उस पर हम उसकी आंच पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। अब इसमें वही है कि मुनसर करेगा ममता बनर्जी का, और अपोजिशन जिस तरह से बटा हुआ है, लेफ्ट है, या अब तो पता नहीं लेफ्ट और कांग्रेस में भी होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट कांग्रेस में कितने स्लीपर सेल है वहां पे बंगाल में, किसके स्लीपर सेल है, क्या है, ये सब विवाद की बातें हैं, सब छोड़िए। लेकिन अगर विपक्ष कमजोर होता है, और जिस तरह का इनका ये है, लोकसभा के चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बाद जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस का ये है कि भाई अश्वमेध यज्ञ चला करके दिखाओ, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीते, बिहार जीते, बंगाल भी जीत लो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो जो है 2029 तक का। और एसआईआर के नाम पे सिर्फ बिहार में क्यों, बंगाल में भी वही सब खेल हो रहा है, उसमें भी बड़े आराम से नाम निकाले जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसको कैसे काउंटर करेगा अपोजिशन, मुझे तो
थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं तृणमूल कांग्रेस क्या कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, और कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग लड़ करके क्या हासिल कर पाएंगे। एआईएमएम जरूर वहां पे कुछ सीटों पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वो चूंकि मुस्लिम पोलराइजेशन करने की बात होगी, लेकिन यह है कि ममता बनर्जी पे भरोसा है, वहां के हिंदुओं को भी भरोसा है और मुसलमानों को भी भरोसा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जो हमने देखा है वो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में चुनाव जीती हैं जहां पे हिंदू मेजॉरिटी थी, 40-60% 70% हिंदू थे और 20-1% कुछ मुस्लिम रहे होंगे, वहां पर भी जीते हैं वो। तो जी ये सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ से एक दुखद प्रसंग है राजीव जी, ये जो इंडिगो वाला चल रहा है, हवाई अड्डों पे जो देखा है जी हमने, जो लोगों को रोते कराहते चिल्लाते चीखते, हालांकि उनसे कोई बहुत ज्यादा सहानुभूति होने का कारण नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग मोदी और उनकी आर्थिक नीतियों के समर्थक रहे हैं लोग, लेकिन जो हो रहा है पिछले एक हफ्ते में लगा ही नहीं कि इस देश में कोई सरकार है भी कि नहीं, कोई नागर विमानन मंत्रालय है कि नहीं है, डीजीसीए है कि नहीं है, ये कहीं से दिखाई नहीं। मतलब जिस तरह से आप सोचिए कि दिल्ली से रांची जाने का जो किराया 80,000 रुपये वसूला गया, कहीं इसी कोई कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन इसकी कल्पना उसी दिन हो गई थी जिस दिन प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि कोई कंट्रोल तो रहेगा ही नहीं, कोई स्पर्धा नहीं रहेगी। इंडिगो है, इंडिगो का सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक और जो खबर पता नहीं उड़ते फिरते दिखाई दे रही है कि कुछ दिनों पहले ही अडानी साहब ने वो कोई पायलट ट्रेनिंग कंपनी थी एफएसटीसी या क्या, तो कितने 820 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदी है जो पायलट सप्लाई करेगी। उसके साथ ही पायलट की यहाँ क्राइसिस हुई, जो नई नीति बन के आई, तो अब उसको देखते हुए क्या करेंगे लोग मालूम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि जब जब इस तरह का कोई संकट होता है, अडानी जी एक नए अवतार में आते हैं, तो ये भी हो सकता है कि अडानी जी की कोई नई एयरलाइंस भी आ रही हो, इंडिगो को थोड़ा सा ये करके। हालांकि इंडिगो की जिस तरह से मोनोपोली बढ़ी है, हमने तो खुद अनुभव किया है, खुद व्यक्तिगत अनुभव है मेरा, कि जिस तरह से हवाई अड्डों पे इन्होंने एनार्की मचा रखी थी अपने ढंग से, यात्रियों को किसको जाने देना है, नहीं जाने देना है, रोक लेना है, आप ये करिए, आप ये करिए, ये जो होता रहा है ना, तो अपने आप पे बेमिसाल है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई रही। बाद में जाकर के, अब जाकर के थोड़ा सा उसके ये समझ में आया है, वह कल चूंकि पार्लियामेंट में इस पर सवाल उठने वाला है। अब पुतिन साहब आए, पुतिन साहब चले गए, हो सकता है उसके लिए किसने किया नहीं किया ये मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दुखद प्रसंग है। मतलब जो दिख रहा है टीवी चैनलों पे, हालांकि टीवी चैनल जिस ढंग से दिखाते हैं वो तो एक अलग ही कहानी बयां करती है, लेकिन उसके बावजूद मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि भाई रेलवे स्टेशनों की जो हालत होती है, बस स्टेशनों की, वो हमारे हवाई अड्डों की हालत बना दी गई है। और वहाँ लोग परेशान हाल में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब सवाल है कि ये वर्ग जो है, ये तो मोदी जी के अंधभक्तों का वर्ग है। अब पता नहीं कितना इसमें गुस्सा जो बन रहा, आज का गुस्सा है, वो आगे कितना कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी राज जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यही है कि इन सब पे लगातार राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद फिर मंत्री महोदय क्यों कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? आखिर राजनीति कौन कर रहा है? अमलेंदु जी, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए राजनीति जी बिल्कुल राजीव, सबको राजनीति करनी है, और राजनीति नहीं करेंगे तो क्या कीर्तन करेंगे क्या? मतलब विपक्ष अगर राजनीति भी ना करे तो कीर्तन करे, मंदिर में आगे घंटा बजाए। मोदी जी ने तो बना लिया अपना तीर्थ, वहां के पंडे बन गए सेवा तीर्थ के, सबसे बड़े महापंडे जो है मोदी जी हो गए अब सेवा तीर्थ के। तो उन्होंने तो चुन लिया कि राजनीति नहीं करनी है, तो अब पंडागिरी करनी है। तो भाई क्या विपक्ष भी जो पंडागिरी करे, छोड़ दे राजनीति, क्या करे फिर विपक्ष? तो ये राजीव जी कहा जाता है कि सब विपक्ष राजनीति कर रहा है। भाई राजनीति करने के लिए ही विपक्ष बना है, और सरकार भी राजनीति ही करती है, कोई तीसरा काम नहीं करती है। ये बात दूसरी है कि चूंकि मोदी जी के खून में व्यापार है तो उनकी सरकार अब व्यापार करती है, वरना सरकार राजनीति करने के लिए ही होती है, और राजनीति जो है वो जनता का भला करने के लिए होती है। तो वो दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जनता के खिलाफ होती है, तो ये दूसरी बात है। लेकिन जो उपदेश दिया जाता है कि जब विपक्ष राजनीति कर रहा है, अरे भाई विपक्ष राजनीति ही करेगा, और अगर विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो नाकारा है फिर विपक्ष, उसको राजनीति ही करनी चाहिए। आपकी एक एक कमी को उठाकर उसकी खूब अच्छे तरीके से चीरफाड़ करनी चाहिए, और वो इसलिए भी जरूरी है ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे कि उसकी जिम्मेदारी क्या है।
सरकार में आने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से जो है वो घूमते फिरें और जनता के टैक्स पे जो है ऐश करते रहें, ये नहीं है। सरकार में आने का मतलब है कि जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप उसके पक्ष में नीतियां बनाइए, आप उसके भलाई के लिए काम कीजिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, शासक नहीं है। तो ये समझना है। तो विपक्ष आपको यही समझाने की कोशिश करता है जब विपक्ष राजनीति करता है। तो इसलिए राजनीति करना विपक्ष का दायित्व है, उसको राजनीति करनी चाहिए, और अगर राजनीति नहीं करेगा तो विपक्ष नाकारा है। अब राजीव जी, ये कि विपक्ष जिस तरीके से पोल खोल रहा है सरकार की, सरकार क्या क्या कर रही है, अब ये सरकार तो राजीव जी खुद ही अपनी पोल खुलवा देती है। अब राजनाथ सिंह कुछ कह देते हैं, पहले आके नींबू मिर्चा डाल आते हैं, उसके बाद आके यहाँ कुछ बोल देते हैं, तो मालूम पड़ता है उसकी परतें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई राजनाथ सिंह ने जो है वो मोदी जी की जगह ले ली है लंबी लंबी फेंकने में, तो वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं राजनाथ सिंह। अब मोदी जी शायद हो सकता है थोड़ा उम्र का असर हो रहा हो, ज़्यादा लंबी नहीं फेंक पा रहे हो, तो राजनाथ सिंह जी उसमें जो थोड़ा हाथ लगा रहे हैं कि भाई थोड़ा पहले गिर जा रहा है मोदी जी का, तो पहले जो उनको थोड़ा हाथ लगाया जाए तो ज़्यादा लंबा फेंका जाए। तो राजीव जी 11 साल तो इस सरकार ने जो है ये फेंकने में ही निकाल दिए हैं। अब तक इन्होंने काम क्या किया ये तो इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। बातें ही ये सब फेंकने की कि कौन कितनी, मतलब ये लंबी दौड़ के धावक होते हैं, पहले हुआ करती थी भाला फेंक होती है, प्रतियोगिता है, खेल होता है, तो उसमें दूर तक किसका भाला जाएगा, तो वही दूर तक भाला फेंकने वाले हैं सब ये। तो झूठ का भाला जो है इनका किसका कितनी दूर तक गिरेगा, तो इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो आजकल राजनाथ सिंह जी मोदी जी के बीच चल रही है कि किसका झूठ का भाला जो है ज्यादा दूर तक पहुंचेगा। तो ये उनके अपने चल रहे हैं। लेकिन राजीव जी, इन सब भाला फेंकने के बीच भी अगर इंडिगो की फ्लाइट के मसले हो जाते हैं, गोवा में एक पब का वो मसला हो जाता है, तो आखिर जिम्मेदारी इसकी लेगा कौन? किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? फिर बात यही आती है कि अगर सरकार है तो क्या सिर्फ शासन करने के लिए सरकार, जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? मोदी जी अपना ब्लॉग लिखकर जो बता रहे थे सेवा तीर्थ बनाने से पहले कि दायित्व है और दायित्व का पूरा करना चाहिए, दायित्व सारे नागरिकों के ही है। अरे नागरिकों के दायित्व थे, बेचारों ने लिए एक महीना पहले टिकट, दायित्व था ना, पूरा किया। लेकिन अब उनका टिकट जो है वापस भी नहीं हो रहा, सामान भी गायब हो गया और फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, तो ये किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व यहाँ कुछ है कि नहीं है? आखिर डीजीसीए क्या कर रहा है? इन विमान कंपनियों को लाइसेंस उड़ने का कौन दे रहा है? एटीसी किसके अंडर में है? तो ये सारी चीजें किसके अंडर में, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मोदी जी कोई जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, या जिम्मेदारी पुतिन लेकर चले गए अपने साथ? तो हो सकता है राजीव जी जिम्मेदारियां भी सारी पुतिन लेकर चले गए हो अपने साथ, क्योंकि ये सरकार तो जो ऐसी चला करती है, तो बता रहे हैं मोदी जी ऐसी सरकार चला करती है। और उसके बाद भी राजीव जी, निर्लज्जता की बेइंतहा ये है कि आप किसी कार्यक्रम में बैठकर जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि हमने ये किया और हमने वो किया और हम ये करेंगे और वो करेंगे। अरे भाई, जो किया आपने वो तो सामने आ रहा है निकल के। लेकिन राजीव जी, इसके बीच खतरे जो हैं और ज्यादा नजर आ रहे हैं। और खतरे आप देखिए, इसको अगर टेस्टिंग के तौर पर देखा जाए, ये टेस्ट किया गया था कि किस तरीके से किया जा सकता है, तो आप मान लीजिए कल को कोई घटना हो और उस पर कोई देश भर के अंदर कोई एक आंदोलन या कोई असंतोष की लहर हो, तो अभी तक हमारा जो जिसको आप जेन जी कहते हैं या जो भी है, वो सब कहाँ फूटता है? सोशल मीडिया पे। इंडिगो का ये मामला हुआ राजीव जी, लोगों को खबर कैसे हुई? इस मीडिया ने तो बाद में दिखाई। पहले सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, विजुअल्स आना शुरू हो गए कि देखो क्या हो रहा है। जब सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुए, तब इस मीडिया की बाध्यता हो गई कि उसको दिखाए, तब हुआ। लेकिन राजीव जी, अगर ये जो दो मोनोपोली है एयर चलो जियो, उसी के साथ साथ ये भी ठप्प हो जाए, तो ये गुस्सा कहाँ निकलेगा? तो ये टेस्टिंग करके देखी जा रही है कि कोई इस तरह की चीज हो तो अपने दो भाई जो हैं, भारती जी और अंबानी जी, इनके जरिए क्या सेवाएं काम में आ सकती हैं, तो उसका क्या टेस्टिंग की जा रही है कुछ? क्योंकि जिस तरीके से एक असंतोष बढ़ रहा है लगातार इस सरकार के प्रति कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, इसकी नीतियां किस तरीके की हैं, सिर्फ अपने मित्रों का ध्यान रखती है, तो कल को क्या कोई असंतोष हो तो असंतोष को दबाने के लिए या वो असंतोष फैलने ना पाए, तो उसकी टेस्टिंग की जा रही है। क्योंकि टेस्टिंग करने तो माहिर लोग हैं। सरकार में जब आए थे 2014 में, तो उससे पहले उन्होंने टेस्ट किया अन्ना के जरिए कि किस तरीके से मीडिया जो है और कॉर्पोरेट घराने जो हैं वो राजनीति को साथ सकते हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना के जरिए कामयाब हो गए, तब फिर 2014 में वो टोटके आजमाए गए, उसके बाद ये भी सरकार में आ गए। तो ये उन्होंने आजमाए थे टोटके पहले। तो ये हो सकता है कि ये जब प्रशांत जी कहते हैं कि गुब्बारा छोड़ते हैं, तो गुब्बारा छोड़ा गया और टेस्ट करने के लिए कल को स्थितियां अगर ऐसी पैदा हो तो गुब्बारा जो है उसकी हवा कैसे निकलती है,
उसको कैसे डिफ्यूज किया जाता है, तो उसकी सारी तैयारियां हो। तो ये भी राजीव जी एक हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है या कुछ षड्यंत्र है ऐसा, लेकिन जब चीजें होती हैं तो फिर इफ एंड बट्स उठा करते हैं, और हम लोग राजीव जी जो चीजें होती हैं उसका एक विश्लेषण करते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो यही तो है। तो अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, तो क्या इसकी कोई तैयारी भी है। बहुत सारी चीजें राजीव जी होती हैं राजनीति में, तो मुझे लगता है कि ये भी एक टेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं, और शकील जी ने जैसा कि अपने कहा था कि भाई अगर ज्ञानेश कुमार को ही सारे चुनाव जितवाने हैं तो मोदी जी की क्या जरूरत है, अंदर भी वहां किसी और को भी कुछ हो सकता है, तो क्या वहां भी कुछ ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें राजीव जी उसके जरिए टेस्टिंग जो है वो चलती रहती है धीमे धीमे। चूंकि कभी कभी देखिए अभी उत्तर प्रदेश के गांव में बड़ी एक अफवाह उड़ रही थी कि साहब वो रात को ड्रोन आते हैं, वो जासूसी करते हैं, तो कहीं एक ड्रोन गिरा तो मालूम पड़ा वो किसी सरकारी विभाग का ड्रोन था। तो ऐसे ही राजीव जी ड्रोन उड़ा करते, तो ये भी कोई ड्रोन उड़ रहा होगा तलाश करने के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है। तो हो सकता है वो ड्रोन जो है वो गिर गया, इंडिगो के मामले में पकड़ा गया, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें राजीव जी चलती है राजनीति में, तो हो सकता है ये भी एक टेस्ट जो है वो किया जा रहा हो जी। लेकिन इसको दूसरे ढंग से देखा जाए प्रेम कुमार जी, जो नियम 2024 के जनवरी में बनता है, 1 जून 2024 को लागू होता है, उसका पहला फेज, उसके बाद जुलाई 2025 में, फिर दूसरा फेज 1 नवंबर 2025 में, और इंडिगो कुछ नहीं करता। मतलब इतनी मनमानी है भाई। आप कहीं ऑपरेशन में हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, 65% 60% आप मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी मनमानी मोनोपोली इतनी हो गई। और अगर इतनी है तो फिर तो अमलेंदु जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं। सरकार दबाव, मतलब सरकार को है कि अगर जनता को परेशानी है तब भी, और राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, तो आप सीधे कह दीजिए कि राहुल गांधी इस वक्त राजनीति मत कीजिए। लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने आपको लगभग 2 साल का मौका दिया, जनवरी 2024 में इंप्लीमेंट करते हैं हम, कानून बनाते हैं, और ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो FDTL कानून, हालांकि है बहुत पहले से, 2006-2007 से है, लेकिन उसमें ढिलाई और बाकी नरमी के साथ साथ फिर आगे उसको बढ़ाया गया। और वो जून 2024 में जब लागू होता ये कानून, जून 2024, और आज की तारीख क्या है, 7 दिसंबर 2025 है। 1.5 साल का वक्त, और उसके बाद आप यहां अपने पायलट्स की संख्या नहीं बढ़ा पाए। और पायलट्स की संख्या तब बढ़ाने जाते जब पायलट्स ट्रेनिंग का जो एक पूरा का पूरा ये है कंपनी है पूरी, उसको जब अडानी साहब खरीद लेते हैं तब, जिसके बारे में बता रहे थे जयशंकर जी, कांग्रेस ने कल ट्वीट भी किया इस पे, तब ये सब कुछ होता है। कहीं तो दाल में काला है प्रेम कुमार जी, कुछ तो है। और जिस बारे में राहुल गांधी 4 साल पहले से बोल रहे हैं, मोनोपोली डोपोली की बात। राजीव जी, देखिए जितने भी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उसका सच जो है कभी खुलकर बताया नहीं जाता है। दुर्घटना के समय जांच बिठा दी जाती है और वजह को छुपा लिया जाता है। उसमें ये इन नियमों का लागू नहीं होना, पायलट्स को उचित आराम नहीं मिलना और फ्रिक्वेंटली उनसे काम कराना, ये सारी वजहें हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और वो आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता की कीमत पर एक बार फिर से वही पुराने नियम थोप दिए गए हैं, और इस